यंग लड़का, उस समय सूबेदार, तब 16,500 फुट की खड़ी पहाड़ी जो बर्फ से पूरी ढकी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बंकर, उनके आर्मी की सेना का कब्जा वहां पे ट्रूप्स का था। हमारे देश की जीत के लिए ये इतना क्रिटिकल, अगर टाइगर हिल की पहाड़ी की चोटी हमारे कब्जे में नहीं आती, हो सकता है हम कारगिल का युद्ध हार जाते। इसलिए वॉलंटियर किया। ये क्या बोला अपने लीडर्स को कि मैं चढ़ जाऊंगा इस पहाड़ी पे। उस समय लोग सोचने लगे, यार ये लड़का अकेला 16,500 फुट बर्फ से ढकी हुई पूरी पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी। एक्चुअली पाकिस्तान भी प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरी तरफ जो प्लेन से, यानी कि प्लेन से जब ऊपर आते हैं तो वहां पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एडवांटेज था ना पाकिस्तान की सेना के पास। कोई नीचे से सामने आएगा तो ऐसे उड़ा देंगे उसको, लेकिन वो सोचे नहीं कि पीछे खड़ी पहाड़ी से भी कोई आ सकता है, और वहीं इसने वॉलंटियर किया, अपने साथ कुछ लोगों को लिया। दूसरी तरफ से सुबह 4 बजे कंफ्यूज करने के लिए फायरिंग हुई तो सेना का वहां ध्यान गया, लेकिन पाकिस्तान की सेना बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने कहा पीछे भी जाकर के देखो कि कवर करने के लिए कोई पीछे तैयारी तो नहीं है, और इसका 60 फुट बचा था योगेंद्र सिंह यादव का, कि ऊपर से पाकिस्तान की सेना को पता लगा तो उन्होंने इनके ऊपर गन फायर करनी शुरू कर दी, और एरियल गन फायर से 3 गोलियां लाके इसके कंधे के पास लगी। ये रुका नहीं, ये वही रात के समय बर्फ के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखा और धीरे धीरे चढ़ता रहा। रात भर धीरे धीरे चढ़ता रहा। जरूरी नहीं जो सारी रात जागता हो वो आशिक ही हो सकता है अपने देश के लिए मरने मिटने वाला सिपाही हो। ऊपर चढ़ गया, और चढ़ा, ना केवल चढ़ा, उसके बाद पहला ग्रेनेड फेंक के इसने दुश्मनी बंकर को उखाड़ दिया, दूसरे ग्रेनेड से दूसरे बंकर को उखाड़ा। इतने में पीछे से सेना की हमारी दूसरी टुकड़ी आ गई इसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे राउंड में लड़ाई चालू हुई। 16 गोलियां लग गई इसको, और 16 गोलियां लगने के बाद पूरा शरीर छल्ली छल्ली। और ये वहां पे क्या बोला, कहता है दुश्मन को मारने से पहले अगर मुझको मौत आ गई तो पहले मौत को मौत के घाट उतार दूंगा। असली सिपाही देखिए वो नहीं होता है जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से उसको नफरत है, वो इसलिए लड़ता है कि पीछे वाले से उसको प्यार है। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई थी अमिताभ बच्चन के साथ, लक्ष्य। और वो लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन ने उन्हीं का रोल तो निभाया था। दूसरी कहानी मैं बताना चाहता हूं इयान कार्डोजो के विषय में। 71 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ी थी, उस समय ये गोरखा रेजिमेंट में मेजर हुआ करते थे। गोरखा रेजिमेंट के मेजर दिल से बहुत साहसी, शरीर से बहुत शक्तिशाली, और जब निकल पड़े एक दफा लैंडमाइन, एक बारूदी सुरंग फटने से इनका एक पांव फट गया। और पांव जब फटा तो उस समय इमरजेंसी में कोई मेडिकल सुविधा थी नहीं वहां पे, और मेडिकल सुविधा ना होने पे लोगों ने पूछा अब क्या करें क्या करें क्या। इन्होंने अपनी खुखरी उठाई, वो जो गोरखा रेजिमेंट की गोरखाओं की खुखरी होती है, उसे उठा करके अपना पांव अपने हाथ से खुद ही काट डाला। जो जूनियर डॉक्टर थे वो पांव नहीं काट पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने खुद काट डाला। जनरल मानिक शॉ क्या कहते हैं, कहते हैं अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता ना तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। गोरखाओं के बारे में आज देश जानता है कि वो उनमें कितना करेज, कितना साहस। इनका पांव फट गया, बहरहाल बाद में इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पर लकड़ी का पांव लगाया गया। तभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने बोला अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आप विकलांग हो चुके हैं, अब आप डिसेबल्ड हैं, अब आपका एक पांव नहीं है। लेकिन इयान कार्डोजो कहां रुकने वाले थे, वो किसकी सुनने वाले थे। लकड़ी का पांव लेकर के अपनी फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए और बोले कि जिसके पांव है ना दोनों, उसके साथ मेरी रेस लगवा दो, मैं उसको हरा दूंगा। और वही हुआ। वो लकड़ी का एक पांव लेकर के इतना तेज भागते कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट है उसको भी पछाड़ देते। एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए 6,000 फीट की पहाड़ी पर चढ़ के हेलीपोर्ट पे सीधा जाके पहुंच गए। बाद में उनकी परीक्षा सेना प्रमुख टीएन रैना ने खुद ली। उनको क्या बोला, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे मुझे चढ़ के दिखाओ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे जब उन्होंने चढ़ के दिखाया तो ये एकमात्र ऐसे सैनिक जो देश के अंदर डिसेबल्ड होने के बावजूद मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे। साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस तो उसे कहते हैं कि अब चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चलता रहे। ये शरीर की ताकत से नहीं होता, ये आत्मीय बल से होता है, जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपको याद है ना विक्रम बत्रा के विषय में, वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगली वीडियो में विक्रम बत्रा के विषय में जरूर बताऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलते हैं, वापस लौट के जरूर आऊंगा अपने पिता को बोले, या तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। एक्चुअली जो दुनिया भर के देश है ना, वो अपने आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश की आर्मी जितना सम्मान डिजर्व करती है हम भूल गए हैं उनको। फ्रांस की आर्मी के बारे में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए ना फ्रांस की सेना से, ये लोग क्या करते हैं,
11वें महीने की 11 तारीख को सुबह 11:11 पे ये लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं मौन में उन सबको याद करने के लिए जो शहीद हो गए। यानी कि पूरा देश उस शहीदी दिवस को बड़े दिल से मनाता है। कोरिया में जाइए ना, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसने 65 लाख लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दी अपने देश में। 10 लाख लोग एक्टिव हैं आर्मी में, लेकिन 55 लाख लोग रिजर्व, अपना काम धंधा कर रहे हैं लेकिन आर्मी के लिए रिजर्व है, जिस दिन जरूरत पड़े आ जाएं। इसे कहते हैं आर्मी की रिस्पेक्ट। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में अडॉप्ट अ ग्रेव का सिस्टम उन्होंने चालू किया है कि जो भी जितने भी लोगों को जो शहीद है ना अमेरिकन सोल्जर्स, उनकी ग्रेव को अडॉप्ट करने का सिस्टम बनाया कि एक आदमी एक ग्रेव को अडॉप्ट करेगा ताकि जीवन भर उसका सम्मान किया जा सके, रिस्पेक्ट किया जा सके। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के जो राजनेता है ना, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके स्मारक तो बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े वीआईपी। मिलिट्री लीडर के स्मारक को कोई पूछता ही नहीं, और बनता भी है तो किसी गांव के अंदर ऐसे कोने में कहीं बनता है जहां पे जाके पशु पक्षी वहां पे मल मूत्र त्यागते, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे देश के पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा सीख सकते हैं या मिलिट्री लीडर से? अगर आपको लगता है कि मिलिट्री लीडर्स का सम्मान होना चाहिए तो उनके स्मारकों को बड़ा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो को फैला दीजिए देश में।